हेलो, वेलकम यू ऑल टू अवबाव। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में मेनली वेट क्लासिकल मेथड है और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई अमाउंट बहुत ही कम लेवल पे आए, मतलब पीपीएम या पीपीबी लेवल में जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड रहता है तब हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड का यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा? जैसे कि AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, IR XRD एक्सरे डिफ्रेक्शन, NMR एट्सेट्रा। और वेट क्लासिकल मेथड क्या है? जब भी कोई अननोन कंपाउंड या सैंपल का अमाउंट क्वांटिटेटिवली हायर लेवल पे है, मतलब पीपीएम या पीपीबी लेवल से बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे है, हमको ml या फिर ग्राम इसमें मिल सकता है, तो हम वेट क्लासिकल मेथड को अप्लाई करते हैं। वेट क्लासिकल मेथड में मेनली दो टाइप ऑफ रास्ता है। एक है वॉल्यूमेट्रिक वे टू एनालाइज सैंपल और एक है ग्रेविमेट्रिक वे। वॉल्यूमेट्रिक क्या है? वॉल्यूमेट्रिक है कि जब हम दो टाइप के सैंपल यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में, एक का अननोन स्ट्रेंथ होता है और एक का नोन स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ मतलब क्या? स्ट्रेंथ मतलब मोलरिटी, नॉर्मलिटी, परसेंट स्ट्रेंथ एट्सेट्रा। तो हमें यहाँ पे टाइट्रेशन करना पड़ता है मैक्सिमम टाइम में, और ml में हमारा एनालिसिस होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में। और ग्रेविमेट्री में क्या होता है? ग्रेविमेट्री में हम कोई एक डेंसर कंपाउंड को, जिस अननोन एलिमेंट का हमें एनालिसिस करना है, उसका अमाउंट निकालने के लिए या तो उसका कोई कंपाउंड फॉर्म में उसको प्रेसिपिटेट कराना पड़ेगा, नहीं तो वो एलिमेंट खुद अगर डेंस हो तो उसी का प्रेसिपिटेशन करवाना पड़ेगा। और प्रेसिपिटेशन का वेट लेने के बाद यहाँ पे जनरली ग्राम में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये है डिफरेंस ग्रेविमेट्री और वॉल्यूमेट्री में। वैसे वॉल्यूमेट्री में भी आपको प्रेसिपिटेशन मिल सकता है। जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है उसका 4 पार्ट है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के मेनली तो टाइट्रेशन होता है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, दूसरा हो गया रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, मैं पीपीटी लिख रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और चौथा है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये 4 तरीके का टाइट्रेशन होता है वॉल्यूमेट्री में। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है फिर? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज ए क्वांटिटेटिव टेक्निक टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ए केमिकल स्पीसीज बाय मेजरिंग volume of a known solution required to bring about the completion of the reaction with a measured volume of unknown solution। मतलब एक solution हमारे पास रहेगा unknown strength का, जिसका हमें डिटर्मिनेशन करना है क्वांटिटेटिवली, और एक solution हमारे पास रहेगा known strength का, जिसको हम टाइट्रेंट या स्टैंडर्ड सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एकदम आखिरी लेटर में टी को आप ध्यान रखिएगा, इसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, और जो अननोन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंड या टाइट्रेट। यहाँ पे आखिर में है डी। इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले टाइट्रेंट और टाइट्रेट कहाँ पे रहता है ये बता देता हूँ। जो बीकर में हम अननोन सोल्यूशन लेंगे, मान लीजिए इस बीकर में हमने अननोन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन ले लिया, इसका हमें डिटर्मिनेशन करना है, तो इसको हम बोलेंगे टाइट्रेट या टाइट्रेंड। और ऊपर से ये क्या है? इस ग्लास अपैरेटस को हम बोलते हैं ब्यूरेट। तो ब्यूरेट में नॉन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन हम रखते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड या टाइट्रेंट बोलते हैं, और उसको ड्रॉप वाइज इस बीकर में गिराते जाते हैं। और इस बीकर में अननोन स्ट्रेंथ का सोल्यूशन के साथ क्या रहता है? उसके साथ रहता है इंडिकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंडिकेटर। एट द टाइम ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट, या तो इक्विवेलेंस पॉइंट के वक्त या तो एंड पॉइंट के वक्त, हमें ये डिक्टेट करता है बाय कलर चेंज की रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, या तो इक्विवेलेंस पोजीशन में आ गया है या तो कंप्लीट एंड हो चुका है। इक्विवेलेंट मतलब रिएक्शन का जो सिस्टम है, और एंड पॉइंट मतलब जो सिस्टम है वो कंप्लीटली जो फॉर्म करना था उस फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्टेड हो चुका है। तो ये है एंड पॉइंट, और इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। तो एट द टाइम ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट जब अराइज करता है या फिर एंड पॉइंट ऑकर करता है, तब ये इंडिकेटर
कलर चेंज करता है और एट दैट टाइम जितना ml ऑफ टाइट्रेंट कंज्यूम हुआ है वो ml को हम कैलकुलेट करते हैं कोई इक्वेशन के थ्रू और हमको ये अननोन स्ट्रेंथ का एक्चुअली पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ कितना था। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये टाइट्रेंट कौन सा है, टाइट्रेंट कौन सा है, ये याद रखने के लिए जो आसान सा तरीका है वो है कि आपको पता होगा सोल्यूशन में दो पार्ट होता है, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मतलब कोई बीकर में अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक लिक्विड है जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, आखिर में टी है, और उसमें अगर हम कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करें तो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट यहाँ पे है जो बीकर में है, जो बीकर में रहता है एक्सेसिव अमाउंट में, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं इन केस ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको बस ये याद रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कोई भी टाइट्रेशन के वक्त जो बीकर में रहता है उसको हम टाइट्रेंट बोलेंगे, उसके आखिर में टी नहीं आएगा, उसके आखिर में आएगा डी। तो ये सॉल्यूशन से टाइट्रेशन ऑपोजिट है बिल्कुल। सॉल्यूशन में जो बीकर में था उसके आखिर में टी था और टाइट्रेशन में जो आखिर में जो बीकर में है उसके आखिर में डी है, टी नहीं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या टाइट्रेंट मतलब जिसका हम स्ट्रेंथ जानते हैं, जिसके थ्रू हमें अननोन सैंपल को डिटरमाइन करना पड़ता है, वो दो तरीके का होता है, एक है प्राइमरी स्टैंडर्ड और एक है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड है जिनको हम एक्यूरेट स्ट्रेंथ में बना सकते हैं। एक्यूरेट स्ट्रेंथ मतलब पर्टिकुलर मोलरिटी या पर्टिकुलर नॉर्मलिटी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम प्रिपेयर कर सकते हैं और हर बार टाइट्रेशन से पहले स्टैंडर्डाइज नहीं करना पड़ता है। नीड नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड एवरी टाइम बिफोर यूज, मतलब एवरी टाइम बिफोर टाइट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? H2C2O4, ये है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है COOH, ये बॉन्ड, फिर COOH डॉट 2H2O। अदर एग्जाम्पल्स आर पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्ट, AgNO3 सॉल्ट, सिल्वर नाइट्रेट, ब्लू विट्रियल या कॉपर सल्फेट, और ये क्या है? फेरस एमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, 6 क्रिस्टलाइजेशन वाटर, इसको हम बोलते हैं मोर्स सॉल्ट। अगर कोई MCQ में आए कि मोर्स सॉल्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, यू विल आंसर इट इज़ प्राइमरी स्टैंडर्ड। और सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3.5H2 एट्सेट्रा। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन कौन सा कंपाउंड है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड मतलब क्या? सेकेंडरी स्टैंडर्ड मतलब जिसको पर्टिकुलर एक्यूरेसी के साथ हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जिसका स्ट्रेंथ मोलरिटी या नॉर्मलिटी में हम पर्टिकुलर एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और हर बार टाइट्रेशन से पहले उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। क्योंकि अगर आज आपने कोई सेकेंडरी स्टैंडर्ड का एक पर्टिकुलर मान लीजिए x मोलर सोल्यूशन या y नॉर्मलिटी का सोल्यूशन बना के रख दिए और एक हफ्ते के अंदर 3-4 दिन बाद मान लीजिए आपको एक टाइट्रेशन करना पड़ा इसको यूज़ करके, तो आपको उसके पहले दोबारा इसका स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक इसका y बदल चुका होगा, x बदल चुका होगा, x x1 हो चुका होगा, y y1, मतलब ये चेंज हो चुका होगा थ्रू ऑक्सीडेशन या अनदर प्रोसेसेस। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो एग्जांपल्स है मैक्सिमम है, जो बेस है वो बेस मतलब एल्कली, जो एल्कालाइन सॉल्यूशंस है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। I2 आयोडीन। अब देखिए HCl और H2SO4 ये थोड़ा ट्रिकी केस है, क्योंकि नॉर्मली एसिड को माना जाता है कि इसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता है। अगर आपने आज 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन बना के रख दिया तो आप इसको 2 हफ्ते बाद भी यूज़ कर पाओगे और 2 हफ्ते बाद भी मान लोगे कि उस बॉटल में 0.1 नॉर्मल HCl ही है। बल्कि कुछ लेबोरेटरी के यूज़ में हमको अगर कोई सोल्यूशन को प्रिजर्व करना हो अगले दिन तक या 2 दिन तक, तो उस सोल्यूशन में हम 10 से 20 ड्रॉप्स HCl ऐड करके, कंसनट्रेटेड HCl ऐड करके छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअली में डेफिनेशन वाइज these two are HCl and H2SO4 आर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली जो क्राइटेरिया चाहिए प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर कैटेगराइज होने के लिए, वो 4 क्राइटेरिया के अंदर ये HCl एंड H2SO4 1 और मोर देन 1 क्राइटेरिया को वायोलेट करता है। जैसे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया है कि वो 100%
प्योर होना चाहिए। जो भी प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो 100% प्योर होना चाहिए एज ए सब्सटेंस। सेकेंड, ये ना तो हाइड्रोस्कोपिक होना चाहिए ना तो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। ना तो वो सब्सटेंस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे ना तो उसको रिलीज करे, मतलब ना तो हाइड्रोस्कोपिक ना तो हाइड्रोफोबिक। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? थर्ड क्राइटेरिया है कि इसको स्टेबल होना है, स्टेबल फॉर्म में रहना चाहिए। और फोर्थ क्राइटेरिया इज इट शुड बी ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसका रीज़न क्या है अभी बताता हूँ। जैसे कि HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 36.5 ग्राम, बहुत ही कम है। और इसके लिए इसका एरर भी ज़्यादा आएगा और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर कैटेगराइज हम इसको नहीं कर पाएंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं। K2Cr2O7 ये तो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इसका वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट 298 ग्राम। अब मान लेते हैं कि कोई भी लेबोरेटरी में कोई एनालिस्ट को हमने कहा है कि K2Cr2O7 1 मोलर सोल्यूशन बनाना पड़ेगा 1 लीटर, और साथ ही साथ में HCl भी हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि HCl को हम सॉलिड फॉर्म में 36.5 ग्राम वे कर पाएंगे और HCl का भी 1 मोलर सोल्यूशन बनवाना पड़ेगा 1 लीटर। अब वो एनालिस्ट, वो पर्टिकुलर एनालिस्ट, हम ह्यूमन एरर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एनालिस्ट सपोज हर बार 1 ग्राम सैंपल गिरा देता है, मतलब 1 ग्राम सैंपल का एरर करता है। 1 ग्राम सैंपल नेगेटिव एरर उसके हाथ से आता ही आता है, चाहे वो कोई भी सैंपल वे करे। अब HCl के केस में क्या होगा? HCl के केस में अगर हमें 1 लीटर 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो कितना लेना पड़ेगा? 36.5 ग्राम एग्जैक्टली वे करना पड़ेगा। लेकिन वो एनालिस्ट, क्योंकि वो 1 ग्राम नेगेटिव एरर करना उसके हैबिट में है, वो वे करेगा 35.5 ग्राम। तो एक्चुअली हमारा कितना मोलर सोल्यूशन तैयार होगा? 1 मोलर तो नहीं होगा, क्योंकि 36.5 ग्राम उन्होंने सही से वे नहीं किया। तो 35.5 ग्राम मतलब कितने मोलर? कितना मोल? 36.5, सो ये आएगा आपका 0.97 ऐसा कुछ। तो 0.97 मोल वो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ। तो उनको 1 लीटर 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था और अल्टीमेटली प्रिपेयर हुआ 0.97 मोलर सोल्यूशन। उन्हीं को अगर हम 1 लीटर 1 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए बोले तो वो वहाँ पे भी नेगेटिव 1 ग्राम का एरर करेंगे, मतलब 297 ग्राम वे करेंगे। अब 297 ग्राम मतलब कितना मोल K2Cr2O7? 297 डिवाइडेड बाई 298 इक्वल्स टू ये आएगा 0.996। मतलब यहाँ पे एरर लगभग होगा ही नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मोलर सोल्यूशन ही तैयार होगा। जबकि यहाँ पे उन्होंने 1 ग्राम नेगेटिव एरर ही किया था, लेकिन मोलरिटी घट के कहाँ पे आ गया था? 0.97 मोलर में आ गया था। तो इसीलिए हाई मॉलिक्यूलर वेट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। और HCl का दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टेबल भी नहीं है। HCl गैस फॉर्म में रहता है और कोई भी गैस को सोल्यूशन में, मतलब एक्वा सोल्यूशन में डिसॉल्व करके उसको स्टेबल फॉर्म में लाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इन सब रीज़न के वजह से HCl इज़ नॉट कैटेगराइज्ड अंडर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। और H2SO4 का प्रॉब्लम क्या है? H2SO4 का मेन प्रॉब्लम है कि ये हाइग्रोस्कोपिक है। ये H2O मॉलिक्यूल्स को, चाहे वो मॉइस्चर से हो, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से हो या फिर कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट जिनके टच में H2SO4 हो, वहाँ से एब्जॉर्ब करता है, कंज्यूम करता है और इसका स्ट्रेंथ चेंज होते जाता है H2SO4 का। दैट इज़ वाई H2SO4 इज़ नॉट ऑल्सो अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, इट इज़ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब कंसेंट्रेशन को या स्ट्रेंथ को, जिसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, कोई भी सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन या स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारा तरीका है। मोलरिटी इज वन ऑफ देम। मोलरिटी में क्या होता है? मोलर 1 मोलर सोल्यूशन, या 1 मोलर क्यों? अगर मैं बोलूँ कि x मोलर सोल्यूशन, x मोलर सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब 1000 ml सोल्यूशन में वो पर्टिकुलर सब्सटेंस x मोल प्रेजेंट है। 1000 ml मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में x मोल प्रेजेंट है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूट है और नीचे
सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम मोलारिटी के जगह मोलालिटी, जो थोड़ी देर में आप देखेंगे, मोलालिटी में अगर हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता तो नीचे सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन के जगह होता सॉल्वेंट, और दैट इज ऑल्सो 1 kg, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है मोलालिटी। तो ये डिफरेंस है। नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1000 ml सॉल्यूशन में, ml को हम cc भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इक्वल्स टू 1 cc एंड 1000 ml मतलब 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 cc, और 1000 cc मतलब क्या? 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या है कि 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट है ऑफ दैट सब्सटेंस। और इक्विवेलेंट वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट से इक्विवेलेंट वेट का डिफरेंस क्या है? कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में जितना H+ आयन रिलीज कर सकता है, या फिर अगर वो बेस है जितना नंबर ऑफ OH- आयन्स रिलीज कर सकता है, या फिर कोई रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मतलब या तो गेन कर सकता है या तो लूज कर सकता है, इनको हम कहते हैं इन फैक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। और इक्विवेलेंट वेट है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इन फैक्टर, दिस इज इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने का बहुत सारे तरीका है, और इक्विवेलेंट वेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट नंबर फॉर ए सब्सटेंस। मतलब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है H3PO4, अब H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या है अगर कोई पूछे, तो H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट एक पर्टिकुलर नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये कौन से सिस्टम में बिलोंग कर रहा है, ये कौन से रिएक्शन के बारे में ये पूछा जा रहा है। इट मे वेरी फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल कोई एक्वस सोल्यूशन में H3PO4 अगर पूरी तरीके से डिजॉल्व हो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये 3 हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करेगा और PO4 3- आयन रिलीज करेगा। तो 3H+ आयन रिलीज करने का मतलब है कि पर्टिकुलर फॉर दिस रिएक्शन इन फैक्टर इज कंसिडर्ड टू बी 3। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कितना होगा? इट विल बी मॉलिक्यूलर वेट, जितना भी मॉलिक्यूलर वेट है फॉस्फोरिक एसिड का, डिवाइडेड बाय 3। लेकिन वहीं पे अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड पूरा डिसॉल्व नहीं हो पाया और इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इट रिमेन्स एज H+ प्लस H2PO4-, तो यहाँ पे रिलीज करने लायक H+ आयन पर H3PO4 मॉलिक्यूल कितना है? ओनली 1। तो यहाँ पे n फैक्टर क्या होगा? 1। और अगर n फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट वेट इन दिस केस कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हो गया आपका डिफरेंस कि मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 हुआ और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 हुआ। कोई अगर एसिड है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? कोई एसिड के इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने के वक्त जो इन फैक्टर हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। और बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, मतलब हाइड्रोजन आयंस। तो फॉर एग्जांपल HCl में क्या होगा? HCl कैन रिमेन एज H+Cl-, सो बेसिसिटी विल बी 1। और मोलर मास अगर 36.5 है तो ये डिवाइड होगा इन फैक्टर क्या है? 1। सो 36.5 by 1 इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास विल बी 36.5। और HNO3 का लाइकवाइज बेसिसिटी 1 है, तो मॉलिक्यूलर मास को इन फैक्टर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सेम इक्विवेलेंट मास आएगा। डिफरेंस विल अराइज इन केस ऑफ H2SO4, क्योंकि H2SO4 में 2H+ और SO4 2- आयन रहता है, सो इन फैक्टर और बेसिसिटी विल बी 2 हियर।
So 98, the molar mass will be divided by 2 and 49 in this case will be the equivalent weight. Acetic acid एक weak acid है but still it can dissociate into H plus and acetate anion. तो one number of H plus ion के लिए 1 will be the number of basicity. So equivalent mass कितना होगा 60 divided by 1 60. Oxalic acid का structure है C double bond OH bond C double bond OH. ऑक्जेलिक एसिड अगर डिसोसिएट होता है तो ऑक्जेलेट एनायन साथ में दो 2H प्लस कैटायन प्रोड्यूस करता है. सो यहाँ पे बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी होगा 2 एंड इक्विवेलेंट मास होगा 63. सिमिलरली H3PO4 अगर कंप्लीटली डिसोसिएट है तो 3 बेसिसिटी, सो 98 डिवाइडेड बाई 3, द आंसर इक्विवेलेंट मास विल बी 32.7. H3PO3 ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड. ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये है फॉस्फोरस एसिड एंड दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड. इसके अलावा भी फॉस्फोरस का 7 काइंड ऑफ हाइड्रो एसिड्स होते हैं और वो हाइड्रो एसिड्स सबका अलग अलग नेम एंड स्ट्रक्चर होते हैं. जब हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि GSI प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि POP ये बॉन्ड कौन से एसिड में होगा, तो वहाँ से आपको बोलना पड़ेगा कि POP. अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे. तो H3PO3 का रिप्लेसेबल H प्लस आयन होगा 2. सो द इक्विवेलेंट मास विल बी 82/2 41. सिमिलरली H3PO2 का भी 1 बेसिसिटी होगा और 66 विल बी द सेम एज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. अब इन केस ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, जैसे एसिडिटी के इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करने के वक्त हमको बेसिसिटी देखना पड़ा था, वैसे ही बेस का जब हम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करेंगे तब हमको एसिडिटी पे फोकस करना होगा. और एसिडिटी क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड एनायंस. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड एनायंस काउंट करना तभी पॉसिबल होगा जब जो एल्कली या बेस है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ BOH. सो इक्विवेलेंट वेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ द बेस. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तीनों को मैं एक साथ बोल रहा हूँ क्योंकि इन तीनों का रिप्लेसेबल OH माइनस एनायन कितना है, एक एक करके हैं तीनों में ही रिप्लेसेबल OH माइनस एनायन. सो जो मोलर मास होगा इन तीनों का दैट विल बी डिवाइडेड बाय ओनली 1. इन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है मोलर मास को. एंड इन द केस ऑफ एल्कली मोलर मास विल बी डिवाइडेड बाय देयर एसिडिटी. सो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, सेम एज मोलर मास. एक्सेप्शन विल बी इन केस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दिस काइंड ऑफ बेसिस, जहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड एनायन मोर देन 1 है. यहाँ पे 2 है तो 74/2 इक्विवेलेंट वेट होगा 37. अब इक्विवेलेंट मास ऑफ कोई सॉल्ट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर में मोलर मास ऑफ द सॉल्ट और डिनोमिनेटर में 2 ऑप्शन है. एक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स और बेस और अनदर सॉल्ट विथ हुम 1 मोल ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट्स. मतलब जिस सॉल्ट के हम इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करना चाह रहे हैं वो सॉल्ट कोई एसिड के साथ या कोई बेस के साथ या फिर कोई अनदर सॉल्ट के साथ रिएक्शन करने के वक्त कितने मोल ऑफ दैट एसिड और दैट बेस और दैट सॉल्ट इज कंज्यूम्ड बाय 1 मोल ऑफ द सॉल्ट वी वांट टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट फॉर. लेकिन ये वाला टेक्निक थोड़ा सा नॉन जनरल है, मतलब इस टेक्निक को अगर हम सब जगह अप्लाई करेंगे तो कहीं कहीं पे हमारे पास रॉन्ग आंसर आ सकता है. इसका एग्जाम्पल मैं बाद में दिखाऊंगा. तो इसीलिए मोर जनरलाइज्ड टेक्निक क्या है, मोर जनरलाइज्ड टेक्निक है आप ऊपर तो मोलर मास ऑफ द सॉल्ट रखिए लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन ये रखिए. फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट कैन generate 2 Na plus ions plus 1 carbonate anion which itself has 2 minus चार्ज. तो कैटायन का यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, 2 इंटू यहाँ पे +1 है सो 1, टोटल चार्ज है 2 और एनायन का भी टोटल चार्ज है 2. हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड ऑफ द चार्ज लेना है, हमें माइनस है या प्लस है वो देखने की ज़रूरत नहीं है.
सो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से अगर हम मोलर मास को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सॉल्ट मिल जाएगा। क्यों हम इस वाले डिनोमिनेटर को यूज नहीं कर सकते, उसका एग्जांपल है, एकदम आखिरी एग्जांपल देखिए, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के साथ और एक सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट का अगर रिएक्शन होता है तो बेरियम कार्बोनेट और 2NaCl जनरेट होता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, मतलब स्टोइशियोमेट्रिकली ये बैलेंस्ड है। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि मोलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय अनदर सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स ऑफ अनदर सॉल्ट कंज्यूम हुआ है बाय 1 मोल ऑफ दैट सॉल्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बेरियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड कितने मोल सोडियम कार्बोनेट, मतलब अनदर सॉल्ट के साथ रिएक्शन किया है 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए बस 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इट हैज़ कंज्यूम्ड। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय 1, लेकिन दैट वुड बी रॉन्ग आंसर। यहाँ पे जेनरलाइज जो रूल है कि बेरियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो इक्विलिब्रियम में किस पोजीशन में रहता है, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। तो Ba2+ कैटायन जनरेट होता है और 2Cl- एनायन जनरेट होता है। तो अगर हम कैटायन का पॉजिटिव चार्ज देखें उसका नंबर होगा 2, या तो फिर एनायन का भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है उसका नंबर होगा 2। सो द मॉलिक्यूलर वेट, ये 1 से तो डिवाइड नहीं होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड विल बी डिवाइडेड बाय 2, तब जाके हमें सही इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। सो इसीलिए आप जनरलाइज्ड फॉर्मूला यूज़ करिएगा सब जगह। और एक चीज़ बताना था, एसिडिटी, बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन 4 चीज़ को लेके कोई भी जगह पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक कंसेप्शन आपसे शेयर करना है। फॉर एग्जांपल एसिडिटी और बेसिसिटी, इनके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। ल्यूइस एसिड बेस डेफिनेशन, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी डेफिनेशन, लक्स फ्लड डेफिनेशन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूसानोविच एसिड बेस डेफिनेशन। अब इतने सारे डेफिनेशन हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पानी की मछली है, पानी से निकालोगे तो मर जाएगा, वो कौन है, आरहेनियस थ्योरी, आरहेनियस डेफिनेशन। सो आरहेनियस डेफिनेशन में कोई केमिकल स्पेसीज एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन प्रोवाइड करता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज एसिड, और अगर OH- देता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज बेस। ल्यूइस एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी प्रोटॉन के ऊपर जनरेट है। अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा मतलब वो एसिड, और अगर प्रोटॉन कंज्यूम करेगा या एक्सेप्ट करेगा मतलब वो बेस। लक्स फ्लड में ऑक्साइड एनायन के ऊपर है लक्स फ्लड, ऑक्साइड एनायन अगर एक्सेप्ट करेगा देन इट इज एसिड, और ऑक्साइड एनायन अगर डोनेट करेगा देन इट इज कंसिडर्ड एज बेस। यूसानोविच में यहाँ पे बहुत कुछ है। यूसानोविच का डेफिनेशन वाइज, अगर कोई केमिकल स्पीसीज कोई बेस के साथ रिएक्ट करे या एनायन को या कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या तो कैटायन फर्निश करे, तब उसको बोलते हैं एसिड, और वाइस वर्सा इज बेस। तो इतने सारे डेफिनेशन हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे कोई केमिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वक्त आपके मन में अगर कोई डाउट है एसिडिटी और बेसिसिटी को लेके, तो आप कौन सा डेफिनेशन इसमें यूज़ करोगे, सबसे जनरलाइज्ड डेफिनेशन आपको यूज़ करना चाहिए, जो कि कोई भी कंडीशन में अप्लाई हो सके और वो कभी भी रॉन्ग ना हो, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एक्सेप्शंस इज 0। जो डेफिनेशन में नंबर ऑफ एक्सेप्शन 0 है दैट इज मोस्ट जनरलाइज्ड डेफिनेशन, और उसी को हमें याद रख के सब जगह उसी को अप्लाई करना चाहिए, जो कि एसिड बेस में है ल्यूइस एसिड बेस डेफिनेशन। ल्यूइस एसिड बेस डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है देन द डोनर इज कंसिडर्ड एज बेस, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई केमिकल प्रोसेस देन द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कंसिडर्ड एज एसिड। ये डेफिनेशन हो गया सबसे जनरलाइज्ड। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी के साथ उसका रिलेशन क्या है। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ बाकी डेफिनेशंस को। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है, इनको भी डिटरमाइन करने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन जो सबसे जनरलाइज्ड और कभी भी रॉन्ग ना होने वाला डेफिनेशन क्या है कि gain of electron is reduction, और vice versa loss of electron
इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन। ये यूनिवर्सली करेक्ट है, कोई भी सिचुएशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एसिडिटी और बेसिसिटी के साथ रिलेशन क्या है? रिलेशन यह है कि देखिए, अगर कोई स्पीसीज कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब वो दूसरे कोई स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फॉर एग्जांपल ए और बी का रिएक्शन हो रहा है। अब मान लीजिए ए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ए अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो बी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका क्या हो रहा है? उसका रिडक्शन हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज नोन एज एसिड अकॉर्डिंग टू ल्यूइस एसिड बेस डेफिनेशन। सो ए हमको क्या मिला? ए हो गया एक एसिड, और ए का क्या हो रहा है? ए का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन बी का क्या हो रहा है? बी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि बी का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। सो बी इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बी अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ए उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब ए इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सिमिलरली आप देखोगे कि जो बी है वो इलेक्ट्रॉन जो लूज किया वो ए को रिडक्शन करने के लिए यूज किया। सो बी इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और उसी के साथ में दिस इज ऑल्सो बेस। बी इज ऑल्सो बेस। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू ल्यूइस एसिड बेस डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनर इज कंसिडर्ड एज बेस। ये लाइन को आप नोट कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि जो एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एसिड है, और जो बेस है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो बेस है। इसलिए मैंने ए और बी लिया था इन दोनों को, ताकि आपको याद रहे। बाकी का एग्जाम्पल हमसे छूट गया। कहाँ पे था? सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट हम डिटरमाइन करने का प्रोसेसेस देख रहे थे। पहला प्रोसेस देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, ये एक सॉल्ट है। अब कितने मोल ऑफ HCl के साथ इसने रिएक्ट किया टू फॉर्म अ स्टोइशियोमेट्रिक बैलेंस्ड इक्वेशन? 2 मोल ऑफ HCl। सोडियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट शुड बी डिवाइडेड बाई 2, तब जाके हमें सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, AgNO3 HCl, 1 मोल ऑफ HCl के साथ 1 मोल ऑफ AgNO3 रिएक्ट किया है और कंप्लीटली बैलेंस्ड फॉर्मेशन इक्वेशन जनरेट किया है। इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1। NH4Cl और NaOH का भी सेम किस्सा होगा कि 1 मोल ऑफ बेस के साथ ये सॉल्ट 1 मोल रिएक्ट किया है। इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया था कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये एक्सेप्शन शो करता है। बाकी BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्सेप्शन शो करता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका करस्पॉन्डिंग कोई रिएक्शन ही हमने नहीं लिखा है, तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? Ca2+ एंड CO3 2-। या तो आप कैटायन देखो या तो आप एनायन देखो, आपको सेम चीज़ मिलेगा। 2 विल बी द एन फैक्टर। Molecular weight divided by 2 will be the equivalent weight of calcium carbonate। अब हम आते हैं थोड़े से अलग जगह पे, equivalent weight of oxidizing agent। अभी तक मैंने आपको जो दिखाया उसमें या तो आपको H+ मिल रहा था या तो आपको रिप्लेसेबल OH- मिल रहा था। हम एसिड, बेस, सॉल्ट ये सब देख रहे थे। अब हम देखेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसका रिगार्डिंग फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं। उसके पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड कंडीशन में क्या चेंजेस होता है वो देख लेते हैं, और रिएक्शन खुद से कैसे हम स्टोइशियोमेट्रिकली बैलेंस कर पाएंगे वो भी देख लेते हैं। जो कैटायनिक पार्ट है और जो एनायनिक पार्ट है उनमें कहाँ पे डिफरेंस होगा वो पहले जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल K+ पोटेशियम का वैलेंसी +1 है। अब पोटेशियम एसिडिफाइड कंडीशन में राइट हैंड साइड में जाके, रिएक्शन के राइट हैंड साइड में जाके ऐसा कुछ क्या बन जाएगा कि जहाँ पे पोटेशियम 2+ हो जाए या 3+ हो जाए? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। पोटेशियम एक एल्कली मेटल है विच ऑलवेज स्टेज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पोटेशियम का तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो होगा कहाँ पे? होगा एनायनिक पार्ट में। तो हम पोटेशियम को छोड़ देते हैं, बस एनायनिक पार्ट को लिख लेते हैं। Cr2
O7 2 माइनस। अब Cr2 क्रोमियम, क्रोमियम में हर एक क्रोमियम का वैलेंसी कितना है? देखिए ऑक्सीजन 7 है, 7 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन का चार्ज अगर -2 है तो टोटल माइनस चार्ज कितना होगा? 14, -14। और टोटल एंटिटी के ऊपर चार्ज कितना है? 2 माइनस, सो -2। और क्रोमियम, दो क्रोमियम का चार्ज हमें पता नहीं, हम x मान लेते हैं, सो 2x - 14, अल्टीमेटली x विल कम 6। सो हर एक क्रोमियम के ऊपर चार्ज होगा +6। बस अब आपको ये जानना है कि राइट हैंड साइड में क्रोमियम एसिडिफाइड कंडीशन में क्या होगा? क्रोमियम 3+, तो राइट हैंड साइड में क्रोमियम 3+ के फॉर्म में रहेगा। अब क्रोमियम अगर 3+ के फॉर्म में रहे तो उसको बैलेंस करना है स्टोइशियोमेट्रिकली। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 क्रोमियम था, तो राइट हैंड साइड में भी हम 2 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन है 7 नंबर ऑफ एटम्स, उसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे हम या तो OH ऐड कर सकते हैं या तो H2 ऐड कर सकते हैं। OH मतलब हाइड्रोक्सिल एनायन। अब OH हम ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एसिडिफाइड मीडियम है। अगर OH जेनरेट हम करते हैं तो एसिडिफाइड मीडियम नहीं रहेगा ये, तो OH जेनरेट हम तभी करेंगे जब हमको बोला जाएगा कि न्यूट्रल मीडियम है। न्यूट्रल मीडियम में हम बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में OH को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन दिस केस ऑफ एसिडिक मीडियम हम OH नहीं यूज़ कर पाएंगे। हमको यूज़ क्या करना पड़ेगा? वाटर। वाटर कितना मॉलिक्यूल्स? 7H2, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 7 है ये बैलेंस हो पाए। सो 7H2O मतलब हाइड्रोजन विल बी 14 नंबर ऑफ H एटम्स। उस 14 नंबर ऑफ H एटम्स हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में वी विल पुट 14H+। हम 14H+ ना लिख के 7H2 ऐसे लिख सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी कोई बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं आएगा। हाइड्रोजन कोई भी इक्वेशन का पार्ट खुद से नहीं बनेगा। और एक रीज़न क्या है कि हमें ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये एसिडिफाइड कंडीशन है, मतलब H+ आयन सोल्यूशन में है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम। नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोइशियोमेट्रिकली कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है चार्ज न्यूट्रलिटी। चार्ज न्यूट्रलिटी अभी तक नहीं हो पाया है। राइट हैंड साइड में कितने चार्जेस हैं? हर एक क्रोमियम का 3+ चार्ज, 2 क्रोमियम है मतलब 6+ चार्ज है ये राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 14+ चार्ज है और उसके साथ एक 2- चार्ज है, मतलब 12+ चार्ज है। सो 12+ चार्ज को बैलेंस करने के लिए 6+ चार्ज के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में वी मस्ट ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे जो डेफिनेशन था कि मोलर मास, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय 1 मोल ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट एज एसिड, और एसिड मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। सो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है बाई डाइक्रोमेट एनायन। तो इसीलिए इक्विवेलेंट वेट होगा K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 6, एंड दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे एक चीज़ गलती मत कीजिएगा कि हम पूरा कैलकुलेशन के लिए Cr2O7 2- यूज़ किए हैं, तो आप बस Cr2O7 2- का ही वेट यूज़ करके इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा मत। यहाँ पे टोटल सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट मतलब K2Cr2O7 टोटल सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट जो कि है 294.2, इसको यूज़ करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 6। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना होता, हमारे पास मान लीजिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता, तो ये गेन की जगह क्या हो जाता? लॉस हो जाता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाई 1 मोल ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं आपको बोला गया है, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं आपको बोला गया है, आपको पता नहीं कि कौन सा केमिकल स्पीसीज है, आपको बस एक नॉर्मल केमिकल स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना है, और वहाँ पे ना तो H+ आयन है रिप्लेसेबल, ना तो OH- आयन है, मतलब आप ना तो एसिडिटी जानते हो उसका, ना तो बेसिसिटी जानते हो।
तो इन दैट केस आपको सबसे जनरलाइज्ड इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट of that chemical species divided by number of electrons taken part in the whole process. उस नंबर को हम इन फैक्टर मानेंगे और वो इन फैक्टर से मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा. अब एक एग्जांपल देखते हैं इंपॉर्टेंट. कौन सा? KMnO4 का. KMnO4 एक ऐसा स्पीसीज है जो कि नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है. और ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? दिस इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड. आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था सेकेंडरी और प्राइमरी स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है. तो KMnO4 इज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लेकिन KMnO4 को हम एसिडिफाइड कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल कंडीशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं और एल्कलाइन या बेसिक कंडीशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं. और तीनों कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन पार्ट मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वो डिफरेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल एसिडिफाइड कंडीशन में MnO4 माइनस आयन, यहाँ पे भी हमने कैटायन को ओमिट कर दिया है क्योंकि K+ हमेशा K+ रहेगा. तो MnO4 में Mn का चार्ज कितना है? +7. और राइट हैंड साइड में Mn कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में. तो ये पूरे प्रोसेस को बैलेंस करने के बाद आप देखोगे कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट, सिर्फ MnO4 का नहीं, KMnO4 का टोटल सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट 158 ग्राम डिवाइडेड बाय ये जो 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है दैट इन फैक्टर. सो ये आएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट. बट इट इज स्पेसिफिकली फॉर एसिडिफाइड कंडीशन KMnO4. अगर हम न्यूट्रल कंडीशन के बात करते हैं तो क्या होगा? इन केस ऑफ न्यूट्रल कंडीशन MnO4 माइनस से जनरेट होगा MnO2 और MnO2 में Mn का वैलेंसी क्या है? +4. यहाँ पे देखिए आगे क्या हो रहा था? आगे हो रहा था +2. अभी क्या हुआ? अभी हुआ +4. तो +4 +7 से जब कन्वर्ट होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है? 3 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे n फैक्टर होगा 3 एंड द इक्विवेलेंट वेट विल बी चेंज्ड एंड इट विल बी 52.67. और एल्कलाइन मीडियम में MnO4 से MnO4 2- होता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है. सो फॉर दिस 1 इलेक्ट्रॉन द n फैक्टर विल बी 1 एंड इक्विवेलेंट वेट विल बी सिमिलर टू द मॉलिक्यूलर वेट. 351 ऐसे आप याद रखिएगा. 351 3 कहाँ पे होता है? 3 होता है न्यूट्रल मीडियम में, 5 होता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में 1 होता है. So NaB 351. Hydrogen peroxide in acidic medium. This also acts as an oxidizing agent. हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद वाटर फॉर्म होता है और इस रिएक्शन में इन फैक्टर फिर क्या होगा? 2. So the equivalent weight of hydrogen peroxide will be molecular weight of hydrogen peroxide which is 34 divided by 2. So 17 will be the equivalent weight. अब देखिए अदर देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सैलिक एसिड. एसिड नाम है, लुईस एसिड बेस डेफिनेशन वाइज फिर क्या होना चाहिए? एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है कोई दूसरे स्पीसीज से जनरली, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली इन दिस रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है. ऑक्सैलिक एसिड इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है दैट कैन पार्टिसिपेट इन द रिडक्शन ऑफ एनी अदर स्पीसीज. तो इसलिए यहाँ पे देखिए अदर देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखा गया है. अब ऑक्सैलिक एसिड का इनफैक्टर फिर क्या होगा? इनफैक्टर विल बी 2. सो टोटल मोलर मास 126. यहाँ पे आप C2O4 2- इसका बस मोलर मास मत लीजिएगा, यहाँ पे टोटल जो ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4 ये पूरा कंपाउंड जो है इसका मोलर मास कंसीडर करना होगा आपको H2 का कोई ज़रूरत नहीं था जो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस का इक्वेशन है, इसीलिए आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन में H2 को ओमिट कर दिया था, इसको इग्नोर कर दिया था. सिर्फ C2O4 को लेके हम रिएक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे. लेकिन जब हमारा इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन करना होगा तब मॉलिक्यूलर वेट में हम पूरा मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि कोई एक पार्ट का. सो 126 डिवाइडेड बाई 2 63 विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड.
मोर्स सॉल्ट क्या है? फेरस एमोनियम सल्फेट। यहाँ पे जो फेरस पार्ट है, फेरस सल्फेट FeSO4, जो फेरस पार्ट है वहाँ पे Fe का चार्ज है Fe2+। अब Fe2+ रिएक्शन मीडियम में Fe3+ अगर हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन कैसे काम कर सकता है? ये एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मीडियम में कोई दूसरे स्पीसीज को रिड्यूस कर सकता है। सो Fe2+ in Morse salt in this reaction particularly can act as reducing agent, so this is not also an oxidizing agent। तो यहाँ पे इन फैक्टर क्या होगा? इन फैक्टर क्या है इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या तो फिर कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे टोटल मोलर मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर्स सॉल्ट इज 392। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि FeSO4 एमोनियम सल्फेट मोर्स सॉल्ट का जो फॉर्मूला है .6H2O, यहाँ पे जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर है, 6 मॉलिक्यूल, इसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जब आप मॉलिक्यूलर मास लिखोगे मोर्स सॉल्ट का। सिर्फ FeSO4 या सिर्फ NH2SO4 का अगर आप लेते हो तो वो गलत होगा, साथ में ये क्रिस्टलाइजेशन वाटर का भी मोलर मास आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो टोटल मोलर मास विल बी 392 डिवाइडेड बाई इन फैक्टर 1, दिस विल बी मोर्स सॉल्ट्स इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोडियम थायोसल्फेट, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद पोटेशियम आयोडेट। ये 3 स्पीसीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? जब हम आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री पढ़ेंगे, आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि इन दोनों रिएक्शन में, इन दोनों प्रोसेस में मेन डिफरेंस है कि एक में आयोडीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और एक रिएक्शन में आयोडीन एज रिड्यूसिंग एजेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए एक को हम बोलते हैं आयोडीमेट्री, जहाँ पे आयोडीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है उसको हम बोलते हैं आयोडीमेट्री। यहाँ पे देखिए आई है, ये याद रखने के लिए बस एक टेक्निक है। ऑक्सीडाइजिंग में 3 आई है, ऑक्सीडाइजिंग इस वर्ड में 3 आई है, और आयोडीमेट्री में 1 आई है। सो इन केस ऑफ आयोडीमेट्री, आयोडीन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कहाँ पे काम करता है? आयोडोमेट्री में। यहाँ पे कोई आई है नहीं, यहाँ पे कोई आई नहीं है, और रिड्यूसिंग एजेंट में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग इस वर्ड के कंपैरिजन में कम आई है, बस 1 आई है, ठीक है। सो इन केस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट मेन पार्टिसिपेटिंग एजेंट कौन सा है? H2O3 सोडियम का इसमें कोई रोल नहीं है। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में भी Na+ कंडीशन में रहेगा और राइट हैंड साइड में भी सेम Na+ कंडीशन में रहेगा। सो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कौन करेगा मेनली? ये थायोसल्फेट पार्ट। थायोसल्फेट पार्ट 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद H4O6 जनरेट करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दूसरे स्पीसीज को रिड्यूस कर सकता है। सो नंबर ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। लेकिन यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री अगर आप नोटिस करोगे तो पर थायोसल्फेट, पर H2O3 आयन कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है? 2/2 = 1। सो इन फैक्टर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डिटरमाइन करने के वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि कितना सोडियम थायोसल्फेट आयन कितना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो इट विल बी 1 एंड इन फैक्टर विल बी 1। और ये जो वेट है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एज ए होल Na2H2O3.5H2O। नेक्स्ट आयोडीन, I2 can act as oxidizing agent, can also act as reducing agent। in this particular reaction ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आयोडीन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो यहाँ पे आयोडीन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो इन फैक्टर विल बी 2। टोटल आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 254। सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन विल बी 127। पोटेशियम आयोडेट, एक है पोटेशियम आयोडेट और दूसरा एक होता है KiO4 पोटेशियम पर आयोडेट। सो पोटेशियम आयोडेट के केस में जो आयोडेट एनायन है दैट विल एक्सेप्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल जनरेट I- एनायन। यहाँ पे देखिए आयोडीन का चार्ज कितना था? चार्ज मतलब वैलेंसी 3 ऑक्सीजन का, हर एक ऑक्सीजन का अगर -2 करके चार्ज होता है सो -6 होगा। टोटल स्पीसीज का चार्ज है -1। सो आयोडीन हेयर एग्जिस्ट एज +5 वैलेंसी। सो +5 वैलेंसी अगर आयोडीन यहाँ पे है और यहाँ पे अगर आयोडीन का -1 हो रहा है
तो मतलब आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब 6 is the in factor in this particular case of potassium iodate. The total molecular weight 214 divided by 6, it will be equivalent weight of potassium iodate.